सियासत, राजनीति बड़ी क्रूर होती है। यूं तो पूरी दुनिया ही मुफादातों पे चलती है, लेकिन राजनीति में नफा और नुकसान हमेशा देखा जाता है। और जब कभी भी कोई कमजोर पड़ रहा होता है तो हर कोई उसकी नसें दबाने की पुरजोर कोशिश करता है। ऐसा ही आजकल दिल्ली दरबार के साथ हो रहा है क्या? मोदी जी ने अपना दूत भेजा, लेकिन दूत को एंट्री नहीं मिली। दूत खाली हाथ लौट आया। बदले में मिली सिर्फ एक तस्वीर, एक फिल्म स्टार और उसके बेटे के साथ, और साथ ही मंदिर के दर्शन। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, और ये कहानी तब और मजेदार हो जाती है जब हालिया दिनों में एक बड़ा खुलासा किसी ने कर दिया हो कि एक बैसाखी मोदी जी की वो हॉटलाइन पे संपर्क में है नेता प्रतिपक्ष के, यानी कि राहुल गांधी के। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें, इस कहानी को डिकोड करें उससे पहले एक छोटी सी अपील है। मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा पुराना चैनल भी हमसे 2 महीने पहले छीन लिया गया। लिहाजा डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है, जिनमें हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी स्क्रीन पर QR कोड है, नीचे UPI का नंबर है। यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो अपनी क्षमता अनुसार थोड़ी थोड़ी मदद जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब जरा ये समझते हैं कि ये दूत कौन है। ये भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि इस दूत को खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा और कहां से लौटना पड़ा। क्या बैसाखी सरकने वाली है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब देश को संबोधित कर रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से, 12वीं बार जो उनका संबोधन था, वो आखिरी संबोधन था क्या? ऐसा सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। अगले महीने 17 सितंबर की तारीख को वो 75 वर्ष की आयु पार कर लेंगे। 75 वर्ष के हो जाएंगे, 74 वर्ष की आयु पार कर लेंगे। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने भी खूब बवाल मचा हुआ है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रस्साकस्सी चल रही है वो आजकल परसों से तो चल ही नहीं रही। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी RSS की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच जरा कुछ पुरानी तस्वीर दिखानी है। पुरानी कह लीजिए, हालिया दिनों की कह लीजिए। उस तस्वीर की तरफ चले उससे पहले आपको हालिया दिनों में जगन मोहन रेड्डी का वो बयान याद दिला देते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने क्या बताया था कि हॉटलाइन पे बात हो रही है चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि इसके सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि रेवंत रेड्डी हैं। रेवंत रेड्डी जो TDP के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जो खासम खास रहे। आज भी चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की जब मुलाकात होती है तो उस मुलाकात को देखिएगा, एक अलग ही गर्मजोशी दिखती है दोनों में। अब जगन मोहन रेड्डी ने जो दावा किया था, परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो वो चीजें कहीं ना कहीं सही लगती हैं। क्योंकि चुनाव आयोग को लेकर जब वोट चोरी के आरोप लगाने की सुगबुगाहट चल रही थी, सबूतों के साथ आरोप लगाने की। यूं तो वोट चोरी पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन सबूतों के साथ। तो उससे पहले जब बिहार में SIR की शुरुआत हुई और वोटबंदी की बात हुई और चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि हम पूरे देश में SIR करेंगे, तो चंद्रबाबू नायडू ने चिट्ठी लिख दी थी चुनाव आयोग को। अब चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग करके देखने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे भी ये बात तो प्रूफ हो गई है अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि अनुराग ठाकुर के पास 6 लोकसभा सीटों का डेटा अचानक से आ जाता है। डिजिटल डेटा होता है, इसलिए कहा जा सकता है डिजिटल डेटा, क्योंकि अगर उसी तरीके से डिटेल दी गई होती जैसे कांग्रेस को दी गई थी, तो जो काम कांग्रेस ने 6 महीने में किया वो काम 6 दिन में तो नहीं होता भाई। बहुत एलिजिबल लोग लगा देते, बहुत बड़ा तंत्र खड़ा कर देती भारतीय जनता पार्टी, तो भी कम से कम
6 दिन में तो नहीं होता, 60 दिन तो लगते ही। लेकिन 6 दिन के भीतर अनुराग ठाकुर ने पीसी करी। और वो दिन और आज का दिन, चुनाव आयोग ने अब तक एक बार भी ना तो मिसलीडिंग का ठप्पा लगाया, ना फैक्ट चेक किया, ना नोटिस भेजा अनुराग ठाकुर को, भाजपा को। खैर, हम विषयांतरित हो गए थोड़ा सा। अब निशिकांत दुबे, बड़े करीबी, बड़े खासम खास, मोदी जी के लिए हर समय लड़ने वाले, भिड़ने वाले, जूझने वाले, अमित शाह साहब के कृपा पात्र निशिकांत दुबे आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। और आंध्र प्रदेश के दौरे पर इनका यह दौरा अचानक बना। वैसे अचानक पहुंच गए, परिवार के साथ पहुंचे, लेकिन अचानक आंध्र प्रदेश निजी कार्यक्रम बना के। और जब वहां पहुंचे तो निशिकांत दुबे की टीडीपी के किसी भी बड़े नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मुलाकात हुई, जिनके बारे में निशिकांत दुबे ने खुद कहीं कोई जिक्र नहीं किया। पवन कल्याण, जनसेना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 2 सांसद भी हैं उनके, उनसे भी कोई मुलाकात नहीं हुई। पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी, फिल्म स्टार चिरंजीवी, पवन कल्याण को भी आप जानते हैं, तेलुगु सिनेमा का बड़ा नाम है पवन कल्याण। चिरंजीवी बड़ा नाम है। चिरंजीवी और उनके बेटे रामचरण से निशिकांत दुबे ने मुलाकात करी और वो तस्वीर ट्विटर पर डाली। लेकिन इसके अलावा निशिकांत दुबे की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई एंट्री नहीं मिली, कहीं बातचीत नहीं हुई। अब दोस्तों, एक बात और समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने वहां से शुरुआत करी थी कि राजनीति, सियासत ये कितनी क्रूर है। और इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण अभी धनखड़ साहब के इस्तीफे में हमने देखा था। धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ, वो दिन और आज का दिन, अब ऐसा लगता है जैसे लोग भूल ही गए हैं कि धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दिया। और सत्यपाल मलिक साहब अब रहे नहीं। जरा सोचिए कितनी क्रूर राजनीति है ये, कि सत्यपाल मलिक को उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान नहीं मिला, और जब तक जीवित रहे उन्हें लगातार सत्ता से प्रताड़ित किया गया, सच बोलने की सजा दी गई। ये बात आज की तारीख में हर व्यक्ति की जबान पर है। इतनी क्रूर होती है राजनीति। तो जब राजनीति धनखड़ साहब के लिए क्रूर होती है, जब राजनीति सत्यपाल मलिक साहब के लिए क्रूर हो जाती है, सियासत क्रूर हो जाती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह सियासत क्रूर नहीं होगी? जवाब है बिल्कुल होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कोई आज कल से शुरू नहीं हुई। यह शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 सीटों पर अटक गए थे। बिना बैसाखियों के वो सरकार बना नहीं सकते थे। अब आज की तारीख में दो तरफा तलवार लटकी है। एक तरफ संघ है जो ये समझ चुका है कि यही वक्त है जब वो अपनी मनमर्जी चला सकता है, यही वक्त है जब वो गुजरात लॉबी पर काबिज होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यदि पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो जाहिर सी बात है गुजरात लॉबी बेलगाम होती। 2014 से 2019, 2019 से 2024 संघ को एक कठोर अनुभव इस बात का रहा है, कड़वा अनुभव रहा है। और दूसरी तरफ ये बैसाखियां हैं जो अपने फायदे देख रही हैं, नफा नुकसान देख रही हैं, मुफादातों के आधार पर सियासत चल रही है। और ये सियासत हर गुजरते दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर एक नए खतरे को आमंत्रित करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2025 के बाद प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हालात ऐसे हो पड़े हैं कि कब बगावत की कोई चिंगारी उठे, कब ये तख्त छिन जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उन्हें भी इस बात का भली भांति एहसास हो चला है।
बहरहाल ये कहानी बड़ी दिलचस्प थी, आप तक पहुंचानी हमें जरूरी लगी कि मोदी जी के दूत पहुंचे तो सही, लेकिन दरबार में एंट्री नहीं मिली। अब ऐसे में इसे आप संकेत समझिए बैसाखी के सरकने का, या फिर कि इसे संकेत समझिए अच्छे दिनों का वायदा करके सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरे दिनों की शुरुआत का। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।